नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का मेरा वीडियो है जो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस ली जाती हैं डब्ल्यूएच के अंदर, उस पे मेरा वीडियो है कि वो कौन कौन सी प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस आप लोग ले सकते हैं। देखिए, रिटन स्टेटमेंट क्या होता है, वो ये होता है जब भी आपके ऊपर कोई केस डालता है तो आपको एक डब्ल्यूएच देना होता है। डब्ल्यूएच के अंदर दो चीज होती हैं, एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस और दूसरा रिप्लाई ऑन मेरिट्स। रिप्लाई ऑन मेरिट्स तो ये होता है कि जैसे जिसने जो केस डाला उसने पैरा 1 में कोई एलिगेशन लगाई तो आपको उसका पैरा वाइज रिप्लाई देना होता है। पैरा 2 में कोई भी एलिगेशन है या कोई फैक्ट बताया है तो आपको उसको पैरा वाइज रिप्लाई देना होता है। उसको एडमिट करते हैं या आप डिनाई करते हैं और उसके साथ ही साथ आप जो एक्चुअल पोजीशन है वो भी आप बताते हैं। ये तो हुई रिप्लाई ऑन मेरिट्स। अब दूसरी चीज होती है प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस। प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस लॉ की ऑब्जेक्शंस भी होती हैं और इसके अलावा फैक्ट की ऑब्जेक्शंस भी होती हैं बहुत सारी। अब वो सारी ऑब्जेक्शंस क्या होती हैं वो इस वीडियो के थ्रू मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए अपना वीडियो स्टार्ट करें। तो सबसे पहली और सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन जो होती है वो होती है लिमिटेशन की। अब देखिए, लिमिटेशन जो है, लिमिटेशन एक एक्ट है, उसके अंदर हर एक केस की लिमिटेशन प्रोवाइड करी गई है कि किसी की 3 साल है, किसी की 2 साल है, किसी की 3 साल से भी ज्यादा है। अगर लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से लिमिटेशन के अंदर सूट नहीं आ रहा तो सबसे पहली ऑब्जेक्शन आपको लिमिटेशन की लेनी चाहिए। देखिए, मैं जो बताऊंगा आपको प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस, उनका सीरियल ऐसे ही हो ये जरूरी नहीं है। आप किसी भी सीरियल में कोई ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीके से मैं आपको ऑब्जेक्शंस बता रहा हूं। आप इन ऑब्जेक्शंस को किसी भी सीरियल में ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप चेक कर लें कि सूट जो है वो लिमिटेशन के अंदर है कि नहीं है। अगर वो सूट लिमिटेशन में नहीं है तो सबसे पहली ऑब्जेक्शन यही लें कि सूट इज बियॉन्ड लिमिटेशन। दूसरी ऑब्जेक्शन है कि प्लेंट जो है वेरीफाइड होनी चाहिए। अगर प्लेंट वेरीफाइड नहीं है तो एक वो ऑब्जेक्शन भी हो सकती है कि जो सूट है विदाउट वेरिफिकेशन है, आपकी प्लेंट जो है वेरीफाइड नहीं है। ये भी हुई एक दूसरी तरह की ऑब्जेक्शन। तीसरी ऑब्जेक्शन हो सकती है, अगर आप चेक कर लें प्लेंट या सूट आपके साथ जो है अगर एफिडेविट नहीं दिया, सपोर्टिंग एफिडेविट या प्रॉपर एफिडेविट नहीं दिया गया, तो ये आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि द सूट इज नॉट सपोर्टेड विद एन एफिडेविट या अ करेक्ट एफिडेविट। ये भी आप ऑब्जेक्शन जरूर लें। अगर सूट के साथ प्रॉपर एफिडेविट नहीं है या एफिडेविट नहीं है तो ये भी एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन आपकी बन सकती है। अगली जो आपकी ऑब्जेक्शन हो सकती है वो ये हो सकती है कि द सूट इज विदाउट कॉज ऑफ एक्शन और प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज एनी कॉज ऑफ एक्शन। तो ये कॉज ऑफ एक्शन की भी जो है आप ऑब्जेक्शन जरूर लें। अगर कॉज ऑफ एक्शन प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं है तो ये वाली ऑब्जेक्शन आप जरूर दें। देखिए, ऑर्डर 7 रूल 11 के हिसाब से प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी अगर उन्होंने प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया कॉज ऑफ एक्शन या कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं है। तो सूट अगर विदाउट कॉज ऑफ एक्शन होगा तो ये ऑब्जेक्शन आपकी मेंटेनेबल होगी। तो ये ऑब्जेक्शन आप जरूर लें। इसके अलावा आप ये ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि सूट इज नॉट प्रॉपरली वैल्यूड। ये आप देख लें, जैसे अगर आपका कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है, पोजीशन का केस है, अगर उसमें सर्कल रेट के हिसाब से वैल्यूएशन नहीं करी गई प्रॉपर्टी की और उसके हिसाब से कम दी गई है सिर्फ कोर्ट फी बचाने के लिए, तो ये सूट जो है वो अंडर वैल्यूड होगा। तो ये भी एक ऑब्जेक्शन आप ले सकते हैं कि द सूट इज डेलिबरेटली अंडर वैल्यूड। अब वैल्यूएशन तो अगर प्रॉपर कर दी गई है, नेक्स्ट आपकी ऑब्जेक्शन ये हो सकती है कि वैल्यूएशन तो प्रॉपर करी गई है लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर कोर्ट फी नहीं फिक्स करी गई, पूरी कोर्ट फी नहीं दी गई है। तो ये भी आप जरूर चेक कर लें कि कोर्ट फी पूरी की पूरी दी गई है। अगर वो कोर्ट फी नहीं दी गई है तो फिर आप ये ऑब्जेक्शन जरूर लें कि कोर्ट फी इन्होंने प्रॉपर नहीं दी है और वो कोर्ट फी आप फिर लगवाएं। इसके बाद ऑब्जेक्शन आप ये देख लें कि सूट जो है प्रॉपर ऑथराइज्ड आदमी ने ही साइन किया हुआ है। सपोजिंग अगर मैं एग्जांपल दूं कि एक कंपनी है, अब उसके अंदर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए या जिसको अथॉरिटी है वही साइन करेगा। अब किसी क्लर्क ने कर दिया या किसी कोई अनऑथराइज्ड आदमी ने साइन कर दिया सूट को, तो फिर वो सूट जो है वो हो जाएगा कि इट इज नॉट साइंड बाय अ प्रॉपर पर्सन। ये आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं और सूट इस बात पे डिसमिस हो जाएगा। ये भी एक ऑब्जेक्शन होगी। इसके अलावा एक प्रोविजन होता है कि प्लेंट जो है, जो सूट है, उसकी जो प्लेंट है वो डुप्लीकेट में फाइल होनी जरूरी है। उसका एक एक्स्ट्रा सेट फाइल होना जरूरी है। अगर वो फाइल नहीं की गई तो ये भी आप ऑब्जेक्शन जरूर लें
कि जो प्लेंट है वो डुप्लीकेट में फाइल नहीं करी गई है, इसी बात पे भी सूट जो है डिसमिस हो जाएगा। अगली ऑब्जेक्शन आप ये देख लें कि जिस आदमी ने सूट फाइल किया है उसका कोई लोकस स्टैंडाई है फाइल करने का। लोकस स्टैंडाई को मैं हिंदी शब्दों में अगर आसान भाषा में समझाऊंगा कि उस आदमी का कोई राइट बनता था। अब सपोजिंगली एग्जांपल दे देता हूं मैं, ए मकान बना रहा है और बी का कोई राइट इफेक्ट हो रहा है। सपोजिंगली बी की धूप रुक रही है या बी का मकान में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो बी तो चुपचाप बैठा है, वो तो कह रहा है मेरे को मुझसे एक्शन लेना नहीं, लेकिन सी जो 10 घर छोड़ के रहता है वो एक मुकदमा डाल देता है कि देखिए बी का राइट इफेक्ट हो रहा है। तो इसलिए उसका कोई सी का लोकस स्टैंडाई नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है केस डालने का। तो ये एक ऑब्जेक्शन आप जरूर देख लें कि जो आदमी डाल रहा है उसका कोई राइट इफेक्ट हो रहा है, उसका कोई लोकस स्टैंडाई है भी कि नहीं मुकदमा डालने का। तो अगर नहीं है तो आप ये ऑब्जेक्शन भी ले सकते हैं कि इस आदमी ने जिसने मुकदमा डाला है उसका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है मुकदमा डालने का। इसके अलावा आप ये जरूर देख लें कि कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बन रही है कि नहीं। अगर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं बन रही कोर्ट की तो आप वो ऑब्जेक्शन जरूर लें। इस बात पे शुरू में ही मुकदमा डिसमिस हो सकता है, आप इसको प्रिलिमिनरी इशू बनवा के केस को डिसमिस करवा सकते हैं। अब वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कैसे होती है, सपोजिंगली आपका मुकदमा डलना चाहिए दिल्ली के अंदर, लेकिन वो मुकदमा डाल दिया चंडीगढ़ के अंदर, या उल्टा अगर चंडीगढ़ के अंदर डलना चाहिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं चंडीगढ़ कह रहा हूँ, किसी भी और स्टेट हो सकती है, केरला हो सकती है, पंजाब हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, वो मुकदमा कहीं और डलना है तो वहां पे ना डाल के मुकदमा यहाँ दिल्ली में डाल दिया गया है, तो वो ऑब्जेक्शन भी आप ले सकते हैं कि यहाँ पे कोई जो है मुकदमा नहीं डलना चाहिए, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन यहाँ पे नहीं बन रही है मुकदमे की, तो वो ऑब्जेक्शन जरूर लें टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की। दूसरी जो आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं जुरिस्डिक्शन पे वो होती है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की। सपोजिंगली आपने आपका जो केस में सूट की वैल्यूएशन करी है वो तो आपने कर दी सपोजिंगली 5 लाख, जैसे दिल्ली के अंदर 3 लाख तक की जुरिस्डिक्शन है सिविल कोर्ट्स की, उससे ऊपर 2 करोड़ तक एडीजे डिस्ट्रिक्ट जज की हैं, उससे ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाता है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल ले लें कि आपने वैल्यूएशन तो कर दी 5 लाख और आप मुकदमा डाल रहे हैं सिविल कोर्ट जो है जो 3 लाख तक के मुकदमे सुन सकते हैं, या आपने वैल्यूएशन तो कर दी 1 लाख लेकिन आप मुकदमा डाल रहे हैं एडीजे सापी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट जज सापी कोर्ट में, तो फिर वो अपने आप में पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी गलत हो जाएगी, तो उसमें फिर आपका मुकदमा वहां नहीं चल सकेगा। तो ये जरूर देखें आप कि टेरिटोरियल और पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो जरूर लें। ये एक ऑब्जेक्शन और देख लें कि जो सूट है वो कोई बार्ड बाय लॉ तो नहीं है। सपोजिंगली आप देखें या आप ये चीज देखें कोर्ट के अंदर, जैसे एग्रीकल्चर लैंड हो गई, उसमें कुछ ऐसे मुकदमे हैं जो कि सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो प्रॉपर रेवेन्यू कोर्ट्स में ही चल सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई बार है कि सिविल कोर्ट में मुकदमा नहीं चल सकता तो वो भी आप ध्यान रखें और ऑब्जेक्शन लें कि दिस इज बार्ड बाय लॉ और इस कोर्ट के अंदर ये मुकदमा मेंटेनेबल नहीं है। अगली ऑब्जेक्शन आप ये ले सकते हैं कि सूट जो है अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, मेलाफाइड मुकदमा है, झूठा मुकदमा है और ये सिर्फ और कुछ नहीं बस एक अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। ये भी आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कोर्ट के अंदर। अगली ऑब्जेक्शन आप ये ले सकते हैं अगर कोई मटेरियल कंसीलमेंट है तो वो भी आप अपने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस के अंदर लें। जैसे कि अगर प्लेंटिफ है उसने प्लेंट के अंदर अपने सूट के अंदर कोई बहुत बड़ी अच्छी जो जानकारी है जो उनको अपने दावे के अंदर बतानी चाहिए थी लेकिन वो उन्होंने जानबूझ के छुपा दी है, तो वो चीज कि इन्होंने मटेरियल एक फैक्ट ही कंसीलमेंट करी है वो भी आप अपनी प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस के अंदर जरूर लें। इसके अलावा आप ये देख लें कि सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी की कोई जो है ऑब्जेक्शन तो नहीं बनती जो कि है रेस्ट सब जुडिस। आइए आपको मैं पहले दिखा देता हूं सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट क्या कहता है। आइए पहले आप वही देखिए। Section 10 Stay of Suit. No court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having like jurisdiction or before Supreme Court. तो ये हो गई सेक्शन 10 की जो ऑब्जेक्शन है ये वो हो गई। अगर आपको लगता है कि आप अपने केस के अंदर ये आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं
तो ये डेफिनेटली आप ये प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लें। इसके अलावा बात करेंगे सेक्शन 11 की, जो कि है रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा क्या होता है, मैं आइए आपको पहले सेक्शन 11 दिखा देता हूं, आपको उससे समझ आ जाएगा सेक्शन 11 में क्या ऑब्जेक्शंस होती हैं। आइए देखिए। Section 11 Res judicata. No court shall try any suit or issue in which the matter directly or substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court. अंदर 6 एक्सप्लेनेशंस भी दी गई हैं, वो भी आप जरूर पढ़ें। तो ये सेक्शन 11 है। सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा होता है। अगर आपको लगता है कि ऑब्जेक्शन ली जा सकती है तो आप ये डेफिनेटली आप ऑब्जेक्शन ये जरूर लें। इसके अलावा ऑब्जेक्शन होती है ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी की, तो मैं वो भी आपको सीधा सेक्शन ही दिखा देता हूँ, ऑर्डर दिखा देता हूँ। अगर आपके केस में ऑब्जेक्शन बनती है तो आप वो डेफिनेटली ऑब्जेक्शन लें। आइए आपको दिखाता हूं ऑर्डर 2 रूल 2 है क्या। ऑर्डर 2 रूल 2 सूट टू इंक्लूड होल क्लेम। एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम विच द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू मेक in respect of the cause of action, but a plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of any court. 2. Relinquishment of part of claim. Where a plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquish any portion of his claim, he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquished. 3rd. Omission to sue for one of several reliefs. A person entitled to more than one relief in respect of the same cause of action may sue for all or any of such reliefs, but if he omits, except with the leave of court, to sue for all such reliefs, he shall not afterwards sue for any relief so omitted. तो ये हो गया ऑर्डर 2 रूल 2। इसकी एक्सप्लेनेशन भी एक बार आप जरूर पढ़ें। तो ये है ऑर्डर 2 रूल 2। अब इसके अलावा बात करेंगे हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की। सेक्शन 34 बता रखा है, उसके हिसाब से अगर कोई सीधा डिक्लेरेशन का सूट डालता है और सब्सिक्वेंट अगर रिलीफ मांगना चाहता है और मांगा जा सकता है, और अगर वो नहीं मांगता है तो वो सिंपली डिक्लेरेशन का सूट मेंटेनेबल नहीं होगा। अगर ऐसी कोई ऑब्जेक्शन है तो वो भी जरूर लें। आइए आपको सेक्शन 34 में दिखाता हूँ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। आइए देखें। सेक्शन 34 का प्रोविजो ही पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल मेक एनी सच डिक्लेरेशन वेयर द प्लेंटिफ बीइंग एबल टू सीक फर्दर रिलीफ देन अ मेयर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ओमिट्स टू डू सो। तो ये सेक्शन 34 था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। अगर आप बात करें सेक्शन 41 की स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, उसके अंदर भी बता रखा है कि किन किन केसेस के अंदर इंजंक्शन नहीं मिलेगी। तो आइए मैं आपको सेक्शन 41 दिखाता हूँ। आइए देखिए। तो ये सेक्शन 41 है, इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड एंड इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड। अब इसके अंदर ए से जे तक ये सारे के सारे रीजंस दे रखे हैं। तो ये ए से जे तक जितने भी हैं, इसको एक एक को मैं नहीं पढ़ूंगा, आप एक्ट खोल लें या इस वीडियो के थ्रू से ही देख लें, और जो भी ऑब्जेक्शन आपने लेनी है वो आप ऑब्जेक्शन जरूर लें। तो ये था सेक्शन 41 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्शंस होती हैं जो जनरली आप मुकदमों के अंदर ले सकते हैं। इसके अलावा फैक्ट्स तो आपने बताए प्रिलिमिनरी सबमिशंस के अंदर, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस के अंदर आपका जो खुद का केस है और प्लेंटिफ का केस झूठा कैसे है वो आप जरूर बताएं। जो इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट है वो आप जरूर डिस्क्लोज करें अपने इनिशियल पैराज के अंदर, प्रिलिमिनरी सबमिशंस ऑब्जेक्शंस के अंदर आप वो चीज जरूर मेंशन करें। तो आपकी प्रिलिमिनरी जो ऑब्जेक्शंस होंगी वो काफी स्ट्रांग बनेंगी। देखिए, इनके अलावा भी प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस होती हैं। ये मैं लिस्ट पूरी एग्जॉस्टिव नहीं बता सकता आपको, वो केस टू केस डिपेंड करेगा, लेकिन ये एक जनरल सी जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये जरूर आप चेक करें। ये बहुत सारे केसेस के अंदर ये ऑब्जेक्शंस होती हैं और होती हैं तो लेनी भी चाहिए, तभी आपके इश्यूज जो है स्ट्रांग बनेंगे। आपके हक के आप अपने हक के इश्यूज बनवा सकेंगे कोर्ट के अंदर, और अल्टीमेटली जब इश्यूज आपके फेवर में डिसाइड होते हैं तो प्लेंटिफ का सूट जो है वो डिसमिस हो जाता है, प्लेंटिफ का दावा खारिज हो जाता है। तो आज का मेरा वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।